आज हमारे साथ हैं कानपुर के बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, हम कहेंगे व्यापारी भी हैं, मतलब तो मिश्रित हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, श्री राकेश शंकर चौरसिया जी। आपका बहुत चीज़ों में चिंतन रहता है, फेसबुक में बहुत एक्टिव रहते हैं, लगातार कुछ न कुछ कमेंट लोगों को पोस्टों पर करते रहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप अपने विचार आज बिल्कुल निर्विघ्न रूप से, मतलब जो मन में आपके आवे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो 1947 जब देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद से अब तक की एक बार छोटी सी समीक्षा करना चाहेंगे, उसके बारे में अपने विचार रखना चाहेंगे। तो राकेश जी, आपका स्वागत है यहाँ पर। और हम चाहेंगे कि आप जो भी आपके मन में आ रहा है, अगर 1947 से इधर तक की जो देश की व्यवस्था है उस पर कुछ आप अपने विचार रखना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आज आप बिल्कुल फ्री होकर कहें। ठीक है दीप जी, आपने हमको जो है प्रेरित किया कि हम अपनी बात को कहें। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब भी कहीं भाषण देते हैं तो वो कहते हैं कि हम 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि हैं, उनके सेवक हैं। वो कभी अपने आप को इस गर्व से नहीं होते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं। और आज मैं जब उनकी पृष्ठभूमि पर झांकता हूं तो लगता है कि वो भी एक गरीब माँ के लाल हैं। और देश में राजनीति भी लोकतंत्र की इसी विषय पे हुई थी कि बादशाह भी हो गए, राजा भी हो गए, अंग्रेज भी आ गए, जनरल डायर बनकर आ गए, दुनिया भर के कार्यक्रम कर लिए, शासन सत्ता में बैठकर उत्पीड़न कर लिया और 1947 में देश आजाद हो गया। अब 1947 में देश आजाद हो गया। आजादी का दूसरा नाम है स्वतंत्रता। अब हमारा विषय यही रहता है कि स्वतंत्रता की मानसिकता को जनता को समझाया क्यों नहीं गया, और जनता ने समझा क्यों नहीं, और अगर जनता समझ भी लेती तो बेचारी करे क्या। तो स्वतंत्रता का तात्पर्य है स्वयं का तंत्र, और स्वयं का तंत्र जब होता है तो हम ही उसके स्वामी हैं, हम ही उसके सेवक हैं। हम परतंत्रता से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन स्वतंत्रता को हमने महसूस नहीं किया। अगर देखा जाए सरकारी और जनता के बीच में जो आज व्यवस्था है कर की, तो विविध क्षेत्र के कर हैं, इतने सारे कर हैं, कदम दर कदम कर हैं, तो आखिर परतंत्र तो ही हैं हम। लेकिन अगर देश के रूप में देखा जाए कि आखिर देश में स्वास्थ्य विभाग है, स्वच्छता विभाग है, नगर निगम है, और भी तमाम विभाग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, इनमें सब में सब लोग जो काम करते हैं उनको तनख्वाह दी जाती है। हाँ, सेना है। उनके माध्यम से एक व्यवस्था संचालित की जाती है। संविधान के रूप में एक अनुशासित तरीके से जीवन यापन लोगों का चले, वो जीवन यापन पर अंकुश लगे, इस बात की व्यवस्था की जाती है। इस बात के लिए हम कर देते हैं, ताकि कर दें तो सरकार का खजाना भरा रहे, सब जो लोग उनके सेवा में लगे उनका कामकाज चलता रहे और देश भी चलता रहे। अब देश में जब हम स्वयं के स्वामी हैं, स्वयं के सेवक भी हैं, हम सेवक बनकर रोज जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब मतदान का दिन आता है तो हम स्वाभाविक है स्वामी बन जाते हैं, क्योंकि हमें एक सेवक चुनना पड़ता है। और हम एक सेवक चुनते हैं, सभासद भी चुनते हैं, पंचायत सदस्य भी चुनते हैं, ग्राम सभा का अध्यक्ष भी चुनते हैं, जिला परिषद का अध्यक्ष भी चुनते हैं, मेयर भी चुनते हैं, विधायक भी चुनते हैं, एमएलसी भी चुनते हैं, सांसद भी चुनते हैं। हाँ। हर क्षेत्र में जिस भी चिंतन पे हमारे देश के ऋषियों मनीषियों ने, यानी महापुरुषों ने जो भी सज्ञान में, उनके ज्ञान में बात आई विधान के रूप में, विधि के विधान के रूप में, तो उन्होंने सब कुछ अंगीकार किया है कि कोई क्षेत्र ऐसा ना रह जाए जहाँ पे वो अवस्था नग्न हो। सभी जगह सभी चीज को छुआ गया है, और उस पहलुओं को छूने का कारण था कि हमारा प्रजातंत्र जो है लंबे समय तक पूरी शक्ति के साथ चले। और प्रजातंत्र का जहां तक प्रश्न है वो चलता रहता है। प्रजा के पास समस्या केवल सुबेरे से जगने अगने, नहाने धोने, खाने पीने के बाद उसकी जीविकोपार्जन की रहती है, और लगभग जो कामकाजी व्यक्ति वो लग जाता है।
थोड़े बहुत लोग बचते हैं, उन्हीं के परिवार के भी बचते हैं। किसी को ये काम नहीं समझ में आ रहा, किसी को वो काम नहीं समझ में आ रहा, तो उनकी समस्या कुछ हो सकती है। लेकिन सरकार के गलियारे में बैठकर, क्योंकि जनता को तो उस सत्ता का आनंद मालूम नहीं, उस सत्ता की पावर नहीं मालूम, उस सत्ता के मेथड को नहीं मालूम, उसको खाली मालूम है ये पोस्टर लगा, ये बैनर लगा, ये पार्टी वो है, ये पार्टी फलानी है, ये पार्टी समाजवाद की बात करती है, पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, ये पार्टी सेकुलर की बात करती है, पार्टी कम्युनल की बात करती है, ये पार्टी फिरका परस्ती की बात करती है, पार्टी लीग की बात करती है। तो बस जनता के बीच में सब विषय चलते रहते हैं और इन्हीं विषयों को लेकर जनता प्रभावित होती रहती है। अब इनमें से ही जो व्यक्ति मतदान के समय ज्यादा जनादेश लेकर आता, वो सत्ता की शपथ ले लेता है। हाँ। अब सत्ता की जो शपथ ले लेता है, वो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है। अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जनता के प्रत्येक हिस्से को कैसे सरकारी लाभ से अभिसिंचित करें, लेकिन वो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आजादी के बाद से आते चले गए हैं जो परिवार दर परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये जनता के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। ये जनता के लिए इतना बड़ा प्रश्न है कि सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक संवैधानिक मान्यता का हनन यहीं पे हुआ है, यहीं पे हुआ है। और ये लोग फिर भी आज बेशर्मी के साथ खड़े हैं। एक हद हो गई जब 5 साल के लिए एक व्यवस्था है कि लाला जी भी आवे और नवाब साहब भी आवे, ठाकुर साहब भी आवे, पंडित जी भी आवे, बनिया जी भी आवे, और पिछड़े लोग भी आवे, दलित भी लोग आवे। हर क्षेत्र में व्यवस्था है, हर क्षेत्र में हम लोग मतदान के माध्यम से चयन करते हैं। फिर क्या कारण है कि हम गुलामी की मानसिकता के साथ मतदान करते हैं? आप बिल्कुल नजर नहीं करते। मीडिया में अगर जो लोग अच्छाई को लेकर सरकार के साथ सरकार की अच्छाई को लेकर बात करते हैं, तो उसको कह देते हैं अंधभक्त मीडिया, उसको कहते हैं गोदी मीडिया। आखिर मोदी जी भी एक गरीब माँ के बेटे हैं। मोदी जी ने 30-35 साल जमीन पे संघर्ष किया है। अभी तो हमने एक फोटो उनकी देखी थी, कभी उन्होंने अमेरिका में वीजा मांगा था तो मना कर दिया गया था, लेकिन एक उनकी फोटो आती है, वो कभी किसी कार्यक्रम में गए थे तो वहां के व्हाइट हाउस के सामने जिंगला पकड़ के 4 साधारण लोगों के साथ खड़े। तो मोदी जी तो किसी पीढ़ी दर पीढ़ी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री परिवार के हैं नहीं। मोदी जी किसी आजादी के किसी नामचीन व्यक्ति के परिवार से भी नहीं है। तो मोदी जी हम में से ही एक हैं। आज सब लोग पहले सुन लीजिए, ये मत सोचिएगा कि मैं मोदी जी का कोई बहुत बड़ा फॉलोवर हुए अब हूं, लेकिन मोदी जी काम ऐसा कर रहे हैं कि एक निष्पक्ष व्यक्ति को उनका फॉलोवर बनना ही पड़ेगा। हाँ, फॉलोवर है, क्योंकि वो हमारे रूप में बैठे हैं। ठीक बात। वो जनता की जो 140 करोड़ की आम जनता है, जो दैनिक रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष करती है, वो उसका एक प्रतिबिंब है। मोदी जी उसका एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, उसका एक अस्तित्व है। और मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, उन्होंने एकात्म मानववाद पे पुस्तक लिखी थी कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना है, जिसका 60 फॉर्म है अंत्योदय का उत्थान। यानी अंतिम पायदान पर व्यक्ति जो आजादी के बाद भी दबा कुचला रह गया, पिछड़ा रह गया, जो मुख्य धारा में नहीं आ पाया, जिसका जीवन सुंदर उजला नहीं बन पाया, जिसके तन पे अच्छे वस्त्र नहीं आ पाए, जिसके पैरों में चप्पल और जूते नहीं आ पाए, और फिर भी वो पसीना बहा रहा, मेहनत कर रहा। और बहुत से परिवार ऐसे हैं फुटपाथ पे ही जीवन यापन उनका होता, पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला रहा, उनके बच्चे भी अलग थलग घूमते रहते हैं। तो लोकतंत्र प्रजातंत्र के देश में सरकार वही ठीक है, सरकार में बैठा व्यक्ति वही ठीक है जिसकी दृष्टि ठीक है, जिसका दृष्टिकोण ठीक है, जो एक नजर से सबको देख रहा, जो सबको एक साथ लेकर चल रहा। शुरुआत में उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, फिर उन्होंने कहा भाई कुछ लोग नाराज हैं तो सबका विश्वास कहा। आखिर वो लोग क्यों नहीं विश्वास करते? आखिर समस्याएं हो सकती। अब हिंदू मुसलमान की बात आती है तो हिंदू मुसलमान की बात तो कांग्रेस है। 2 कांग्रेसी नेता थे, जिन्ना और नेहरू, जिन्होंने सत्ता की शपथ लेने के लिए देश का बंटवारा तक कर लिया। ठीक बात है। और लाखों परिवार, लाखों हिंदू
हिंदू मुसलमानों को मरना पड़ा 1947 में, ठीक बात। तब देश का बंटवारा हुआ। तो हिंदू मुसलमान तो वहां से चला और उसको फिर इन्होंने कुरेदे रखा। हमको लगता है दोनों लोगों ने जो सरकार बांट ली थी, उन लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जनता के साथ, वहां की जनता के साथ भी, पाकिस्तानी आवाम के साथ भी और हिंदुस्तानी आवाम के साथ भी। ठीक बात। क्यों? क्योंकि भाई आपने जब देश बांट लिया, आप अपना देश संभालो, हम अपना देश संभाले, फिर हमारे तुम्हारे बीच में युद्ध काहे का है? हाँ। फिर हमारे तुम्हारे बीच में वैमनस्यता काहे की है? हाँ। और वैमनस्यता इतनी थी कि 71 में युद्ध हो गया, और 71 में युद्ध हो गया और 90,000 सैनिकों को सरेंडर करा लिया भारत के वीर जवानों ने, भारत के वीर सैनिकों ने। आपने उनको रिलीज क्यों कर दिया? रिलीज करके फिर बांग्लादेश क्यों बंटवारा कर दिया? इसका मतलब है कि आप लंबे समय तक शासन में रहना चाहते थे, ताकि जनता लड़ती रहे, जनता के सामने हम देवता बने रहे और देवता बन को उनको दूते रहे। हाँ, उनको तिकड़म कर सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। इसका प्रश्न कौन करेगा? मैं तो एक पब्लिक का आदमी हूं, पब्लिक मन है, पब्लिक की मानसिकता का हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। ठीक बात है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोग विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, अध्ययन कीजिए, समीक्षा कीजिए, क्या क्या हुआ देश में, इस बात को ध्यान रखिए। पहले लोग गली गली माफिया, गुंडे, बदमाश संगठित होते थे, यहां तक नक्सलवाद, आतंकवाद, लिट्टे, उल्फा, जाने क्या क्या चलता था, कहां बम फट जाए पता नहीं चलता था। है ये सब आप लोग भूल गए हैं क्या? आज बिल्कुल अंकुश से सरकार चल रही है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हम सब आगे विकसित भारत के रूप में तभी मजबूत हो पाएंगे जब हम खुद चिंतन करेंगे, सही क्या है, गलत क्या है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अब आपका विचार इस तरफ बढ़ रहा है कि जो अभी तक पहले हुआ वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था, इधर जो सरकार चल रही वो ठीक है और आगे इसी तरीके से चलना चाहिए, या क्या और परिवर्तन होना चाहिए? जी, पहले जो 47 में हुआ गड़बड़ हुआ। अच्छा। 2014 से मैं देश को आजाद मानता हूँ, क्योंकि आजादी का जो मकसद है, उसके मतलब आजादी का मकसद क्या? खाली बातें करना है। आजादी का मकसद है एक एक परिवार के जीवन में, एक एक चेहरे में, मायूस चेहरे में मुस्कान लाना है, एक एक व्यक्ति को जीवन को सुरक्षित करना है, सुदृढ़ बनाना है। और किसी माँ का बच्चा गुंडा बदमाश बनेगा, कल को कानून में जेल में सड़ जाएगा या पुलिस गोली मार देगी, उससे उसका भविष्य बनेगा। ये क्या किसकी देन है? अभाव में आपने किया है। अभी मैं आज एक रोटी कपड़ा मकान फिल्म देख रहा था, 1974 में रिलीज हुई थी। 1974 में कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त गाना गाया गया था, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। समाज में जो गतिविधियां उसी पे राइटर लिखता, उसी पे फिल्में बनती हैं। सही है। और आज दर्द भरे गाने उसी वक्त के हैं सब, कांग्रेसी के टाइम जितने भी पुराने सुन लीजिए आप। तो राइटर उस वक्त लिख रहा था, तो कहीं ना कहीं सरकार गलत कर रही थी। आज सरकार कोशिश कर रही, जितना देश में गलत हुआ है वो अब सही में आ जाए। साहित्य और कला समाज का दर्पण होता है, आपका ये कहने में। हाँ, ठीक बात है। तो आपका मतलब कुल मिला के अभी तक का जो निष्कर्ष है वो ये है कि जो पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी, और 2014 से एक ठीक सरकार काम कर रही है और बिल्कुल काम कर रही है। आगे हम लोग और समझ देश भी समझदार हुआ। इसी तरह इतना झूठ, इतना नेरेटिव बोलने के बाद भी इस देश की समझदार जो जनता है, जो राष्ट्रवादी जनता है, जो राष्ट्र को प्रेम करती, भारत माँ को प्रेम करती है, उसने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार कैसे भी हो शपथ दिला दी। ठीक बात। और आगे भी आप दिलाते रहिए। और जो लोग आए कुर्सी में, सत्ता में, उनको मेरी विनती है कि एक आम मानवी को देखिए, आप लोगों को एक जिम्मेदारी के रूप में सारी सुविधाएं, व्यवस्थाएं मिलती हैं। आप विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सबसे मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल शॉर्टकट पैसा कमाने की मत सोचिए, काली कमाई करने की मत सोचिए, क्योंकि जितना काली कमाई करेंगे उतना मन काला होगा आपका, और आपका मन जब तक साफ नहीं होगा तो देश में स्वच्छता अभियान बेमानी होगा। क्या बात, बहुत सुंदर। चलिए राकेश जी, आपसे बहुत सुंदर बातचीत हुई। आपने भारत की राजनीति का 1947 से लेकर अब तक का जो अपना विश्लेषण किया है, वो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होगा, लेकिन आपने भी एक विश्लेषण किया है, वो विश्लेषण लोगों को सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।